बच्चों सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार गणपति राठौड़ सरकारी हाई स्कूल बाचनहट्टी मागड़ी तहसील रामनगर जिला से आया हूँ। तो बच्चों कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल है ना? तो बच्चों आज हिंदी वलरी 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के ई पाठशाला में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहा है। आप लोग बताना चाहिए कि वो पहला चित्र किसका चित्र है। बताओ, देखेंगे वो कौन सा चित्र है? याद आया आपको? हाँ बताओ बताओ, कौन सा चित्र है वो? हाँ अच्छा, कबूतर। वो दोनों चित्र कबूतर का चित्र है ना? और ऐसा ही और दो चित्र आप देखिए। तो देखिए ये किसका चित्र है? बताओ किसका चित्र है? हाँ ढाकिया। ढाकिया का मतलब होता है पोस्टमैन, अंचे चीटिಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ अंचे पालकರು। और दूसरा चित्र यहाँ नीचे दिख रहा है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, वो पत्र को एक लड़की को दे रहा है ना? और देखिए यहाँ पर एक टेलीग्राम करके लिखा हुआ है। ये क्या है टेलीग्राम? अच्छा तो देखो बच्चों, पहले राजा महाराजाओं ने कबूतर के द्वारा अपना संदेश भेजते थे, और उसी प्रकार दूसरे चित्र में आप लोगों ने देखा यहाँ पर और एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये चित्र को देख रहे हैं यहाँ पर, ये ढाकिया है। ढाकिया क्या करता था, साइकिल द्वारा गांव-गांव जाकर वहाँ पत्र देता था। और ये पत्र देना का चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है टेलीग्राम, यहाँ पर लिखा है ना टेलीग्राम। ये टेलीग्राम क्या है आप लोगों को पता है? पहले क्या होता था, कुछ सूचनाएं या संदेश देना पड़ता तो हम किसके सहारे देते थे? इस टेलीग्राम के द्वारा। टेलीग्राम के द्वारा हम संदेश भेजा जाता था तुरंत के लिए। और देखिए यहाँ पर पोस्ट बॉक्स है। ये क्या है? पोस्ट बॉक्स। जो पत्र लिखा जाता था आप लोग क्या करते थे, उस पोस्ट बॉक्स में डालना पड़ता था। बाद में उसे ढाकिया आकर उसे निकाल कर ये किसके कहाँ पर लिखा गया है, किसका पता है, वहाँ भेजा जाता है। और उसके बाद देखिए ये इसे क्या कहते हैं? पोस्ट बॉक्स। ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್। ಮೊದಲು ನೋಡಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು। ಏನಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ। उसके बाद ये क्या है? पोस्ट बॉक्स। हम हर गांव में ये पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है। हमारा संदेश इस पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, है ना बच्चों? हाँ आगे देखिए, बाद में टेलीफोन ಹೇಗಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂತು, ಆದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು। ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ। ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ फ़ोन मोबाइल। आज हर इंसान के पास, हर एक के पास मोबाइल है। ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್। ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಪಾರಿವಾಳದಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂತು, आदंत संदेशवाहकर ಮೂಲಕ ಆಯಿತು, मैं उसके बाद ढाकिया आ गया, टेलीग्राम आ गया, उसके बाद टेलीफोन आ गया और मोबाइल। आजकल क्या हो रहा है, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, आज हर एक बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास आज क्या दिखाई देता है? हमें टेलीफोन दिखाई देता है, लैपटॉप। तो देखिए बच्चों अब आप देख रहे हैं कि हम देखते हैं पहले कबूतर से लेकर हर एक घर में टैब तक पहुंच गया है। ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರಿಂದ ಈ ಹಂತದಿಂದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈಗ ನೀವು ಈ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ। तो देखिए अब आपके लिए हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाएंगे। अच्छा आइए हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आएंगे। देखो एक डाकिया आया, थैला एक साथ मिलाया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। बात रहा घर घर में चिट्ठी, मेरी भी आई है चिट्ठी, चिट्ठी में है संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में सब जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। देखो एक
कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। बात रहा घर घर में चिट्ठी, मेरी भी आई है चिट्ठी। चिट्ठी में है संदेशा आया, बर्थडे पार्टी में हमें बुलाया। बर्थडे पार्टी में जाएंगे, आइसक्रीम और केक खाएंगे। देखो एक डाकिया आया, थैला एक साथ में लाया। पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। अब वीडियो क्लिप देखा आप लोगों ने, कैसा मज़ा आया ना, बहुत मस्ती की ना उस वीडियो क्लिप में। ढाकिया कैसा कर रहा था, हंस रहा था, गा रहा था, हम बच्चे किस तरह से कर रहे थे, आपने उस वीडियो क्लिप में देखा। तो देखो बच्चों, छुट्टी पत्र हमारी पाठशालाओं में आप छुट्टी पत्र किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में हम आज अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ देखिए एक बच्ची छुट्टी पत्र लिख रही है। किस प्रकार लिख रही है, आपका छुट्टी पर लिखने का जो तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए गौर से देख रही हैं, आज का हमारा विषय कौन सा है, छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र को किस तरह से लिखना चाहिए उसके बारे में हम इस छुट्टी पत्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। छुट्ಟಿ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ರಜೆ ಚೀಟಿ। ಈ ರಜೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪಾಠ का ಆಶಯ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಆಶೆ ಅಂದರೆ ಈ छुट्टी ಪತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ। छुट्टी पत्र लिखना सीखते हैं, रजे चीटिಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ। तो देखिए पत्र में दो प्रकार के होते हैं। ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ, ಒಂದು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರ, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ। ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಬರೆಯೋದು। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಮತ್ತು ಈ ರಜೆ ಚೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇತು ಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ छुट्टी ಪತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಈ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಾವು ಮಕ್ಕಳು ರಜೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಹೌದಾ। ಈ ಪಾಠದ ಈ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂಥ ತಾವುಗಳು ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। छुट्टी पद दिया गया है 3-10-17, यानी कि 2017 को यहाँ पर लिखा गया है। प्रेषक, यहाँ पर प्रेषक का मतलब होता है जो पत्र लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं। तो पत्र कौन लिख रही है, सुधा लिख रही है। गौर से देखिए, वहाँ पर किताब निकालिए और इसे देखिए। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर, 570020। ये प्रेषक, प्रेषक का मतलब है जो पत्र लिख रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। सेवा में, सेवा में का मतलब होता है जो हम किसे पत्र लिख रहे हैं, जो हम पाठशाला में हम पत्र किसे लिखते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತೇವೆ, ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಅವಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂದರೆ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಳು ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು 570020। ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವರು, ಸೇವಾಮೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು। ಇಲ್ಲಿ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾಗಿ, ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಇದು ಸಂಬೋಧನ। ಸಂಬೋಧನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। हम गौरवतापूर्वक से हम बताते हैं उसे संबोधन कहते हैं। तो दिए आदरणीय महोदय। यहाँ पर विषय दिया गया 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। 3 दिनದ रजेಯನ್ನು ಕೋರಿ। तो देखिए, और उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/2017 से दिनांक 6/10/2017 तक
मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलोर जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर है। अभिभावक के हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है? हमारे माता पिता, हमारे पालन करने वाले, हमारे पोषक होते हैं ना, हम उसे क्या कहते हैं? अभिभावक कहते हैं। तो देखो बच्चों, आपको ये इस पत्र को पढ़ते वक्त पहले मालूम हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले दिनांक आया है और उसके बाद यहाँ क्या है? यहाँ पर प्रेषक है। यहाँ पर क्या है? प्रेषक है। उसके बाद उस लड़की का नाम सुधा और वो जो पाठशाला में पढ़ती है उस पाठशाला का नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसके बाद सेवा में, सेवा में का मतलब होता है टू एड्रेस, आप अंग्रेजी में टू कहते हैं ना, वो सेवा में होता है। उसके बाद आता है संबोधन, आदरणीय महोदय, इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पर है विषय, किस विषय के बारे में, यानी कि विषय है 3 दिन की छुट्टी हेतु। हेतु का मतलब है उद्देश्य, हेतु का मतलब है उद्देश्य समझना चाहिए। ये पूरा ढांचा यहाँ पर हमने देखा। उसके बाद सधन्यवाद के बाद आखिर में हम आता है आपका आज्ञाकारी छात्र सुधा। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि सुधा पत्र लिख रही है मैसूर से। सुधा कहाँ से पत्र लिख रही है? मैसूर से पत्र लिखे है। किसे? अपने कक्षाध्यापक को लिख रही है। किसके लिए लिख रही है? अपने भाई की शादी में जाने के लिए। कितने दिन की छुट्टी मांग रही है? 3 दिन की छुट्ಟಿ ಮಾಂಗ್ ರಹೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಜೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಆದ ನಂತರ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರೋರು, ಹೌದಾ, ಪತ್ರವನ್ನು ಇಂದ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾವೆ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾಮೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಲಿಂದಲೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರಜೆ ಚೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಗೆಳೆಯರು ಇವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ? ಸೇತು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ छुट्टी पत्र ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ पुस्तकದಲ್ಲಿರುವಂಥ अंशवन्ने ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದೆ. जो आपकी किताब में जो थी उसे ही मैंने पढ़कर सुनाया. अब देखिए बच्चे, किस तरह से जो पत्र के अंश को हम लिखते हैं, देखिए वही वहाँ पर दिनांक आ गया, उसके बाद प्रेषक 8वीं कक्षा, हाँ, सरकारी हाई स्कूल मैसूर. ओके, तो देखिए सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर. देखिए पहले हमें वहाँ तारीख लिखा गया था, उसके बाद प्रेषक लिखा गया. प्रेषक कौन है? सुधा है. और 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर. और उसके नीचे क्या है? सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर. अब आता है संबोधन, आदरणीय महोदय. हम गौरव सूचक रूप से हम बताते हैं कि आदरणीय महोदय. उसके बाद देखिए विषय, क्या विषय है? 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु. और उसका कलेवर देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि वहीं पर वैसा ही ये सब अंश है, आप इसे अच्छी तरह से गौर से देखिएगा. सधन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा. यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर. समझ में आया बच्चों? पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है. अब मैं इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के बारे में, नए शब्दों का अर्थ के बारे में आपके सामने बताना चाहता हूँ. तो देखिए, पहला प्रेषक. प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला. जो पत्र भेजता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं. अच्छा, और उसके बाद देखिए आदरणीय. ये आदरणीय शब्द किसके लिए के इस्तेमाल किया जाता है? गौरव सूचित करने के लिए, या सम्मान के योग्य होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? आदरणीय कहते हैं. और उपयुक्त. उपयुक्त, आप पत्र लिखते समय उपयुक्त विषय के अनुसार इस तरह से कहते हैं ना. उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया या ऊपर लिखा गया. और निवेदन. निवेदन का मतलब होता है मैं निवेदन करता हूँ कि, या मैं प्रार्थना करता हूँ कि. निवेदन का मतलब होता है प्रार्थना करना.
बच्चों शादी, शादी का मतलब क्या है? विवाह। और कृपा, कृपा करके मुझे छुट्टी दीजिए, यानी कि दया करके, इस तरह से बताना। और अभिभावक, अभिभावक किसे कहते हैं? जो हमें देखभाल करने वाला, हमारी रक्षा जो करते हैं, हमें पालन पोषण कौन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिभावक कहते हैं। बच्चों आपको इस पाठ में आए हुए नए शब्दों को अब बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा है। तो आओ बच्चे आगे के अंश को हम देखेंगे। बच्चों छुट्टी पत्र के प्रमुख अंश, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ತಾವು ನೋಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನು, ಈ ಅಂಶವನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ छुट्टी ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ, ರಜೆ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು? ದಿನಾಂಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಮೊದಲು ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ರಜೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಏನಿದು? ಪ್ರೇಷಕ್. ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋರು. ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನೀವು. आप बहुत ज्ञान से ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। प्रेषक यानी कि पत्र लिखने वाला, बहुत ध्यान देकर इसे देखिए, गौर कीजिए। इन अंशों को आप याद करना चाहिए। उसके बाद आता है सेवा में। सेवा में आप जो पत्र किसे लिखना चाहते हैं वो अंश को यहाँ पर देखिए। और गौरव सूचित रूप से हम कहते हैं आदरणीय महोदय, और गौरव से कहते हैं आदरणीय महोदय। उसके बाद विषय, वहाँ पर आया है विषय। विषय को देखिए, जो भी विषय हो, उपयुक्त विषय के अनुसार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी बहन की शादी है या भाई की शादी है, जो अंश यहाँ लिखने वाले यहाँ तक आप यहाँ पर लिख सकते। उसके बाद आता है धन्यवाद सहित। यहाँ पर आप देखते हैं, आप धन्यवाद सहित लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्रा यानी कि छात्रा, और उसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर आता है। तो देखिए अभिभावक, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है छुट्टी पत्र के प्रमुख अंश को आप ज्ञान से देखिए। आप देखो बच्चों कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अंश दिया गया है, ये हेर फेर है, वहाँ के यहाँ, यहाँ वहाँ दिया गया है। आप इस पत्र को क्या करना चाहिए? सही ढंग से क्रमानुसार लिखना चाहिए। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವು. ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ತದನಂತರ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಏನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು सरियाद क्रमानुसारवागी इधन बरीतिया क्रम से लिखना चाहिए। आपके सामने एक पत्र का नमूना पेश किया जा रहा है। बच्चों आप क्या करना चाहिए? सबसे इस पत्र को हम लिखना चाहिए। वहाँ यहाँ है, अस्त व्यस्त हो गया है, उधर इधर रखा गया है, आप इसे क्या करना चाहिए? क्रमानुसार लिखना चाहिए। आइए बच्चों जल्दी से अपना किताब उठाइए, आप इसे नोट कीजिए, लिख लीजिए। तो बताइए सबसे पहले हम क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर दिया गया, वहाँ कोड़ा है, प्रेषक है, सेवा में है, धन्यवाद सहित है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा है, विशेष छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु है, अभिभावक के हस्ताक्षर है, आदरणीय महोदय है, दिनांक है। आप क्या करना चाहिए? इसे क्रमानुसार लिखना चाहिए। हाँ बताओ बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले क्या आना चाहिए? बताओ। हाँ सही कहा, दिनांक। शाबाश। सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? दिनांक लिखना चाहिए, 30/9/17। ओके, अब क्या लिखना चाहिए? सुधा तुम बताओ, देखेंगे किस तरह से बताएगी। बताओ अब क्या लिखना चाहिए? हाँ सही पहचाना आपने, प्रेषक यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसके बारे में बता रहे हैं हम। 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर 10। हाँ, अब प्रेषक के बाद सेवा में जो हम पत्र किसे लिखा जाता है, हम पत्र किसे लिख रहे हैं, उनका टू एड्रेस वहाँ पर लिखना चाहिए। कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर। बहुत बढ़िया। 3 अंश के बाद अब हम क्या लिख रहे हैं? एक दिनांक हो गया, प्रेषक हो गया, सेवा में हो गया। ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಶ ಯಾವುದು? ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. हाँ अच्छा कहा तुमने, संबोधन यानी कि आदरणीय महोदय। बहुत बढ़िया, बहुत
बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों को याद आ रहा है। बहुत देखो कितनी अच्छी तरह से आप लोग बता रहे। अब संबोधन के बाद अब क्या आना चाहिए, बताओ बताओ। हाँ हाँ कहिए कहिए। हाँ सही कहा, विषय। बहुत बढ़िया विषय, यानी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु। अब क्या लिखना चाहिए हमें, छुट्टी किसके लिए चाहिए, कुछ कारण तो होता है ना, छुट्टी लिखने के लिए कुछ कारण होता है, उन कारणों के बारे में वहाँ पर लिख देना चाहिए। हाँ शाबाश, बहुत आप सही क्रम से लिख रहे हैं। अब होता है उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 1/10/2017 से दिनांक 6/10/2017 तक मेरे भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रही हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 6 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अब इसके बाद क्या आना चाहिए बताइए। हाँ धन्यवाद सहित। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या लिखना चाहिए, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। कौन है छात्रा, सुधा है। उसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर। अब मैं मानता हूं कि आप लोगों को पत्र किस तरह से लिखना चाहिए आप लोगों को समझ में आ गया है। बोलो समझ में आ गया ना आपको। हाँ बहुत खुशी की बात है। तो हम आगे देखेंगे, शब्द और अर्थ का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, छुट्टी, शादी, आदरणीय, कृपा, प्रेषक, यहाँ पर दिया गया है दया, भेजने वाला, विवाह, गौरवशाली, फुर्सत। आप इसे क्या करना चाहिए, इन शब्दों को मिलान कीजिए। जल्दी से नोटबुक लीजिए, इसे लिख लीजिए। आप क्या करना चाहिए, इसे मिलान करना चाहिए। विद्यार्थिಗಳೇ ಇದನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು, ಹೌದಾ। छुट्टी, इसके लिए सही उत्तर क्या है बताइए। हाँ फुर्सत, बहुत बढ़िया। शादी के लिए विवाह, आदरणीय गौरवशाली, कृपा के लिए दया, प्रेषक के लिए भेजने वाला। बहुत सुंदर। इस एक्टिविटी के बाद आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने का प्रश्न दिया जा रहा है। छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है। तीसरा प्रश्न है सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है। तो देखिए, छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है। अच्छा, सुधा छुट्टी पत्र लिख रही है। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है। सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है। सुधा अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांग रही है ना बच्चों। आप देखिए, नमूने के अनुसार शब्द बदलिए। यहाँ पर कुछ नमूना दिया गया है, उस नमूने के अनुसार आप क्या करना चाहिए, शब्द बदलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, महोदय, महोदया, यानी कि आदर के साथ हम गौरव से हम कहते हैं महोदय, महोदया। इस नमूने के अनुसार जो इस यहाँ पर किस तरह से बताया गया है, उसी नमूने के अनुसार आप लोग यहाँ पर उत्तर को लिखना चाहिए। तो देखिए, सदस्य और प्राचार्य और छात्र और शिष्य। यहाँ पर आपको महोदय, महोदया, सदस्य, प्राचार्य, छात्र, शिष्य। अब बताइए आप सदस्य के लिए क्या कहेंगे आप। वहाँ देखिए, महोदय, महोदया, सदस्य, सदस्या, बहुत बढ़िया, प्राचार्य, प्राचार्या, अच्छा, छात्र, छात्रा, ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ है ना ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಮೂನೆ के अनुसार ವಾಕ್ಯ ಬದಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ मैं ಬೆಂಗಳೂರು जा रहा हूं ಆ ಪದವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ मैं ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏಕವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದು ನೋಡಿ मैं ಬೆಂಗಳೂರು जा रही हूं ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ श्रीलिंग जा रही हूँ श्रीलिंग जा रहा हूँ पुल्लिंग के लिए है ना बच्चों आप उसे बदल कर लिखना चाहिए वह विद्यालय जा रहा है और दूसरा है वे खाने के लिए जा रहे हैं आप बाजार जा रहे हैं नोड़ी वन्य प्रश्न नोड़ी वह विद्यालय जा रहा है वह विद्यालय जा रहा है एकवचन पुल्लिंग और उसके लिए उत्तर क्या होता है बताइए आप
हाँ बताइए, वह विद्यालय जा रही है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर बहुवचन, बहुवचन पुल्लिंग के लिए है, वे खाने के लिए जा रहे हैं। बहुवचन स्त्रीलिंग क्या होगा? वे खाने के लिए जा रही हैं। आप बाजार जा रहे हैं, उसके लिए क्या होगा? आप बाजार जा रही हैं। आप बाजार जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ गौरव सूचक यहाँ पुल्लिंग और वहाँ पर गौरव सूचक स्त्रीलिंग पद को देखते हैं। कैसा लगा बच्चों आपको? एक गृह कार्य, माता पिता के साथ यात्रा पर जाने के लिए 5 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए छुट्टी पत्र लिखिए। ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇತು ಬಂದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. इन चित्रों की सहायता से अपने मित्र को पत्र लिखिए. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಪ್ಪ, ಇದು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ 6 ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ 6 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ देखते हैं आपको पता चलता है ये किसकी संकेत दे रही है. इन चित्रों की सहायता से आप परियोजना बनाकर अध्यापक को देना चाहिए. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು, ಒಂದು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೊಡಿ. अब तक आप लोगों ने छुट्टी पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, छुट्टी पत्र लिखने में कौन कौन से अंशों के बारे में हमें ज्ञान रहना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा है, उदाहरण के साथ समझा है ना बच्चों? आप इस छुट्टी पत्र को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखकर आप इसने लिखने की कोशिश कीजिए. इतना ही नहीं, जो आपको गृह कार्य दिया गया है उस गृह कार्य को लिखकर अपने अध्यापक को देना चाहिए. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೀಡಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ छुट्टी पत्र पाठವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.